Hello student, how are you? Today we will discuss the unification of Italy. हम लोग इससे पहले जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में पढ़े, तो आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर. आप इटली के नॉर्थन पार्ट पे देख रहे हो, ये पूरी तरह इटालियन पेनिनसुला से घिरा हुआ है. उसके बाद इटली के तीन तरफ समुद्र है, आप देख रहे हैं, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी एंड टेरेनियन सी. और इस पार्ट को आप देख रहे हो, ये मेडिटेरियन सी है. तो इस मैप को देख के आपको कुछ इंडिया का याद आता होगा. जिस तरह इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट हिमालय से घिरा हुआ है, उस तरह ये किससे घिरा हुआ है? इटालियन पेनिनसुला. इसके बाद इंडिया का 3 पार्ट समुद्र से है, जिसको आप लोग जानते हैं. इस साइड, इंडिया के इस साइड कौन सा पार्ट है आपके, मतलब राइट साइड, ये बे ऑफ बंगाल. साउथ में हिंद महासागर. एंड आप लेफ्ट साइड आपके इंडिया के इस पार्ट में कौन सा है? अरबियन अरबियन सी. ओके. तो आज जो हम देख रहे हैं ये पूरा इटली, ये प्रेजेंट का मैप है, ठीक है. लेकिन आज से कई साल पहले इटली एक यूनाइट कंट्री के रूप में नहीं था. ये कई पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं. ओके. इस स्लाइड में हम लोग समझने की इसको कोशिश करते हैं. ओके. लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. हम जर्मनी की तरह इटली का भी देखते हैं कि इटली की हिस्ट्री जो है वो एक लंबे समय तक पॉलिटिकल विखंडन हमें इटली में देखने को मिलता है. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. इटली क्या था? Italians were scattered over several dynastic state. इटली जो है कई डायनेस्टिक स्टेट में बटा हुआ था, और साथ पे उस पर एज वेल एज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, उस पर रूल करता था मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर. ये ऑस्ट्रिया का एक एम्पायर था उस समय, जो कई यूरोप के पार्ट पे कैप्चर किया था, और वो उस पर उस समय रूल कर रहा था. ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. हम 19th सेंचुरी में क्या देखते हैं? इटली जो है 7 स्टेट में बटा हुआ था. यहाँ पे हम दिए हुए हैं, ऐसे यहाँ पे 8 है, तो पढ़ते हैं इसे. पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनिस, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पैपल स्टेट एंड सिसिली. इसको हम लोग मैप में भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं. Divided into 7 states, of which only one Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house. Only one, आप क्या देख रहे हैं इसमें? Only one state जो था पिडमॉन्ट सार्डिनिया, ये इटालियन प्रिंसली हाउस था. इटली का जो पुराना राजवंश था वही इस पर रूल कर रहा था. ओनली वन. बाकी पार्ट देख रहे हैं अलग अलग डायनेस्टी या अलग अलग एम्पायर इस पर रूल कर रहा था. तो ये पूरा मैप इटली का है, और इसमें सिर्फ ओनली वन पार्ट पिडमॉन्ट एंड सार्डिनिया. आप पिडमॉन्ट एंड सार्डिनिया को मैप में देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, और ये दोनों जो है, ये इटालियन प्रिंसली हाउस, इसे ही मैंने नाम भी दे दिया, यहाँ पे सारा लिख दिया है जिसको समझने में आपको दिक्कत ना हो. तो ये है आपका इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसका नाम है पिडमॉन्ट एंड सार्डिनिया, और यही दोनों जो पार्ट है ये इटालियन प्रिंसली हाउसेस था. बाकी पूरा इटली जो था इस समय अलग अलग एम्पायर या डायनेस्टी के अंदर था, जिसे यूनाइट करना था. ओके, समझ में आया? द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. जो इंडिया का ये इटली का जो नॉर्थ पार्ट देख रहे हैं आपका, जिसको मैंने कहा पता है, यहाँ भी लिखा है लोम्बार्डी, वेनिस, पर्मा, ये सब जो पार्ट था ये नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. नॉर्थ में ये नॉर्दर्न पार्ट जो है ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो इस पर इसका कैप्चर था. ठीक है. उसके बाद कह रहा है कि द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप. सेंटर, ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे पोप लिखा हुआ भी है, इस पर रूल कर रहे थे पोप. इटली का भी एक रोमन सिविलाइजेशन, जिस तरह इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस तरह इस पूरे पार्ट पे एक रोमन सिविलाइजेशन था, जिसको पता है यूरोप के मैक्सिमम पार्ट पे कैप्चर करता था. लेकिन धीरे धीरे इसका पावर लिमिट हो गया, तो बस इतने ही दूर तक ये सिमिट हो गया.
तो उसका अभी भी था, पोप का यहाँ पे इस छोटे से मिडिल पार्ट पे पोप का ही अधिकार था। तो सेंट्रल पार्ट किसके अंडर में चला गया? पोप। द साउदर्न रीजन वेयर अंडर द डोमिनेशन, और साउदर्न रीजन जो था वो किसके डोमिनेशन में था? ऑफ द बुर्बो किंग ऑफ स्पेन। अब ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट जो है ये स्पेन के जो बुर्बो किंग्स थे उनके अंडर में था। बुर्बो वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो आप जानते हैं उससे लुई 16 ये सब जो थे वो किस पंथ से रिलेटेड थे? वो बुर्बो डायनेस्टी से ही थे। तो आप सोचते होंगे कि ये डायनेस्टी फिर यहाँ पे क्यों रूल कर रहे हैं? यस, फ्रांस का कई रिलेटिव लोग स्पेन पे भी थे और उनकी डायनेस्टी वहाँ भी इस्टेब्लिश की, और इसलिए इस बुर्बो डायनेस्टी का यहाँ पे रूल था स्पेन के द्वारा। और हम आगे चल के देखेंगे भी इसकी यूनिफिकेशन में फ्रांस एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये स्पेन जो बुर्बो डायनेस्टी थे ये फ्रांस से रिलेटेड था, और इसलिए फ्रांस इस पार्ट को पूरी तरह मदद भी कर रहा था। ओके, तो इस तरह हम देख सकते हैं इटली का सिर्फ एक ही पार्ट पिडमोंट सर्डेनिया ये जो है वहाँ के जो डायनेस्टी जो है पुराने वो रूल कर रहे थे, बाकी पार्ट अलग अलग था जिसको यूनाइट करना था। इस टॉपिक में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे, कैसे ये यूनाइट हुआ। इस टॉपिक में हम लोग कॉजेज फॉर इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में जानेंगे, आखिर इटालियन यूनिफिकेशन के पीछे क्या कॉजेज था, जिसमें 2-3 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ये हम लोग डिस्कस किए। इटालियन वी आर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर, इसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इटालियन पेनिसुला ए कोहेसिव गवर्नमेंट जोग्राफिक यूनिट, इसे हम लोग भी स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसे फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि इटली जो है उसका एक अपना, ये वाला पार्ट हम लोग देखे थे, एक अपना अलग से इंडिया, अगर आप देखें जोग्राफिकल, तो इसका एक अलग पार्ट है, जैसे इंडिया का एक अलग पार्ट है। जैसे इस तरह ये नॉर्दर्न पार्ट जो है इटालियन पेनिसुला से घिरा हुआ है, उसी तरह इंडिया हिमालय से, उसके बाद फिर ये तीनों तरफ सी है, तो इंडिया में भी 3 तरफ सी है, जिससे इसका एक अलग स्ट्रक्चर दिखता है पूरे यूरोप से। तो ये इसी कारण इसका एक अलग अपना कल्चर भी इसका इस साइड इसका अपना एक डेवलप हुआ था। ठीक है, हम देख सकते हैं जोग्राफिकल कंडीशन में भी हमें देखते हैं क्या है, एक अलग पार्ट इसको देखने को हमें मिलता है। ओके, तो इटालियन पेनिसुला का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड, मोस्ट स्पोक सेम लैंग्वेज, इस पूरे पार्ट में लगभग सभी सेम लैंग्वेज बोलते हैं, बट पेनिसुला डिवाइडेड इनटू कंपीटिंग स्टेट्स, लेकिन हम देखते हैं पेनिसुला डिवाइडेड इनटू कंपीटिंग स्टेट्स, कई स्टेट्स में डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। नेपोलियंस इन्वेजन, नेपोलियंस आपको पता होगा, हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि नेपोलियन अपने साथ इक्वलिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी और ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट जो है लेके आया है ना, जिसके चलते पूरे यूरोप में ये कॉन्सेप्ट फैलाया, और फिर धीरे धीरे हर कंट्री में ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तेज़ी से डेवलप हुआ। तो इटली भी इससे अलग नहीं हुआ। फिर वियना कांग्रेस 1815, आपको याद होगा, जब नेपोलियन को डिफीट करने के बाद एक कमेटी बैठाई गई थी जिसको वियना कांग्रेस नाम दिया गया था। उसमें जो फिर से एक तो आप क्या होता है कि आपको दिखा दिया गया, आपको शानदार एक मिठाई दिखा दिया गया कि, और पहले टेस्ट भी करा दिया गया कि बहुत टेस्टी मिठाई है, और फिर बाद में बोला गया कि नहीं, आज के बाद से इसे आपको छूना नहीं है। तो आप तो शांत तो नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ उपाय तो करोगे। तो उसी तरह नेपोलियंस के समय कई कॉन्सेप्ट, कई आइडियाज़ पूरे यूरोप को बता दिया गया, लेकिन वियना कांग्रेस जब मैटरनिक, आपको याद होगा, उसके आने के बाद हम क्या देखते हैं, कंजर्वेटिव रीजन एस्टैब्लिश कर दिया गया, और कंजर्वेटिव रीजन के कारण वो सारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम जो कॉन्सेप्ट था वो सबको फिर से दबा दिया गया। तो इससे भी इटली में फिर से वो इसके अगेंस्ट वो लोग रिवोल्ट करने की कोशिश किए। फिर इसी का असर था, रिवोल्यूशन ऑफ 1848 सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका असर देखने को मिला, एंड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, ये सब वो रीज़न है जिसके चलते इटली यूनिफिकेशन की ओर बढ़ा। ओके ओके, स्टार्ट न्यू टॉपिक, न्यू पॉइंट।
द थ्री फेजेस ऑफ यूनिफिकेशन। इटली के यूनिफिकेशन को हम लोग थ्री फेज़ में बांट के देखते हैं, और इसी फेज़ में हम देखते हैं इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट इस फेज़ जो है आपका 1858 से 59, इसमें क्या है, वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ लोम्बार्डी। लोम्बार्डी जो पार्ट है उसको ऑस्ट्रिया से लेके इटली में मिला लिया जाता है। मैप में आपको दिखाए थे, फिर से आप लोग देख लीजिए लोम्बार्डी कहाँ है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये पार्ट है ना, याद होगा आप लोग को, ये पार्ट जो ऑस्ट्रिया के कैप्चर में थे लोम्बार्डी। तो फर्स्ट फेज में लोम्बार्डी को छीन के मिला लिया जाता है। ओके, वाई स्टेन लोम्बार्डी। इसके बाद जो सेकंड फेज आता है 1860 में, इंटीग्रेशन ऑफ पार्मा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स एंड सिसिली। इस तरह हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में सबसे बड़ा एरिया कवर होता है, मतलब यूनिफिकेशन का जो सबसे बड़ा एरिया कवर होता है वो सेकेंड पार्ट में 1860 में। इसे भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। आप लोगों को जो बोला गया, ये वेनिस, पार्मा, मोडेना, टस्कनी एंड सिसिली, ये जो पार्ट जो देख रहे हैं ये पार्ट सिसिली है। तो एक बड़ा सा पार्ट जो है ये कवर किया गया, मतलब नॉर्दर्न का पार्ट फर्स्ट स्टेट में और सेकंड स्टेट में और साउदर्न पार्ट जो है वो सेकंड फेज में कवर किया गया। ओके, थर्ड फेज में आपका कवर किया गया 1866 में इंटीग्रेशन ऑफ वेनिस, ठीक है, एंड 1871 में रोम। ये दोनों पार्ट जो है कैप्चर किया गया 1866 एंड 1871। इस तरह थ्री फेज पूरा होता है। इसी थ्री फेज में इटली का पूरा यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। ओके, इटली के यूनिफिकेशन में हम लोग जिस तरह थ्री फेज में बांट के देखें, इस पूरे फेज में इटली का यूनिफिकेशन हुआ, उसी तरह इटली की यूनिफिकेशन में थ्री इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम आता है जो इस यूनिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाएं। कैवूर, मैज़नी एंड गुसेप्पे गैरिबाल्डी, इस तीनों का इम्पॉर्टेंट नेम है इस यूनिफिकेशन में। जैसे जर्मनी की यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, आपको याद होगा, उसी तरह इस यूनिफिकेशन, इटली की यूनिफिकेशन में कैवूर, मैज़नी एंड गुसेप्पे गैरिबाल्डी, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके साथ जुड़ा हुआ भी है, कैवूर को ब्रेन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहते हैं। इटालियन यूनिफिकेशन में जो ब्रेन काम कर रहा था वो कैवूर का था। हार्ट, जो दिल था, वो मैज़नी का था, क्योंकि मैज़नी को लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा था, है ना। एंड गैसेपी गैरिबाल्डी, स्वॉर्ड ऑफ इटली, इटली का तलवार कौन था, गैसेपी गैरिबाल्डी। और साउदर्न जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाए वो कौन थे, गैरिबाल्डी। तो आइए तीनों को अलग अलग हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। गुसेप्पे मैज़नी, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये इटली के बहुत पॉपुलर लीडर हैं। जैसे भारत में महात्मा गांधी, वैसे वो वहाँ के एक पॉपुलर लीडर थे। ड्यूरिंग द 1830 ही हैड sought to put together a coherent program for यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया इटली यूनिफिकेशन का। रिपब्लिकन आइडियोलॉजी, ये जिस आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे वो रिपब्लिकन, वो अभी आप जान रहे थे कि वहाँ पे मोनार्की था, जो आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, सार्डिनिया एंड पिडमॉन्ट ये किंग के अंडर में था, मोनार्की के अंडर में था। तो कई लोग इनके सपोर्ट से चाहते थे यूनिफिकेशन हो, लेकिन मैज़नी जो है वो चाहते थे रिपब्लिकन आइडियोलॉजी। उस कंट्री में यूनिफिकेशन के बाद मोनार्की ना रहे, बल्कि वहाँ पे क्या हो, रिपब्लिक हो। इसी कारण वो इसका सपोर्ट नहीं करते थे। रिपब्लिकन आइडियोलॉजी नॉट इन फेवर ऑफ किंग्स रूलिंग ओवर ये यूनिफाइड इटली, वो यूनिफाइड इटली में किंग का रूल नहीं चाहते थे। ही हैड ऑल्सो फॉर्म ए सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, आपको याद होगा, सेक्रेट सोसाइटी जो बनाया यंग इटली, इससे बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए थे। तो ही हैड ऑल्सो फॉर्म ए सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। द फेल्योर ऑफ रिवोल्यूशन बोथ इन 1831 एंड 1848, इनके द्वारा 82 बार रिवोल्ट किया गया 1831 एंड 1848, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई सक्सेस नहीं हुए, हमारे यहाँ भी कई रिवोल्यूशन हुए
1857 का, नॉन कॉर्पोरेशन का, सिविल डिसोबीडियंस का, ये सक्सेस नहीं हुए। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता हो, पर पहला चोट कभी बेकार नहीं जाता। तो इन्होंने जो वार किया 1831 1848, ये रिवॉल्यूशन किया, इससे पूरा इंस्पायर्ड हुए इटली के लोग। और हम देखते हैं एक यंग इटली, जो यंग इटली इसमें इस्टेब्लिश किया गया, उसमें 60 कितना है, 60,000 मेंबर। इस आप समझ सकते हैं इस समय के लिए बहुत ज़्यादा इसके मेंबर थे। तो कई लोग इसके मैजनी के सपना को लेके आगे गए, इनके और उसको पूरा करने की कोशिश किए। तो इनिशियल स्टेज पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस समय कोई भी एरिया तो कवर नहीं हुआ, लेकिन लोगों को एक यूनिफिकेशन के लिए इंस्पायर्ड किया गया। ठीक है, जब मैजनी सक्सेस नहीं हुए तो फिर इटली के यूनिफिकेशन में आगे कौन आया, सर्डिया एंड पिडमॉन्ट। सर्डिया एंड पिडमॉन्ट, जिस तरह आपको याद होगा जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन आया, प्रशा। प्रशा आया था, जो जर्मनी का एक अलग पार्ट था, जो सबसे बड़ा एरिया था, और वो आगे चल के जर्मनी को यूनाइट किया। उसी तरह इटली के यूनिफिकेशन में जो आया, जो एरिया आया, जो स्टेट आया, वो सर्डिया एंड पिडमॉन्ट, क्योंकि वो एंसेंट एम्पायर वहाँ पे इटली का इस्टेब्लिश था। और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि हम यूरोप के नेशनलिज्म में देखेंगे कि कॉमन पीपल या मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास का जो नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट था, वो मोनार्की और ये सब चाहते थे, और इस बेस पे नेशनलिज्म चाहते थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। जर्मनी का भी आप लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर वहाँ पे मोनार्की के थ्रू वहाँ पे नेशनलिज्म का जो आइडियाज़ है उसको पूरा किया गया, और एक नेशन यूनिफिकेशन जो है वो किंग या मोनार्की के द्वारा किया गया। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है। यहाँ भी सर्डिनिया एंड पिडमॉन्ट की जो किंग है विक्टर एमेनुअल सेकेंड, इनके द्वारा यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वार, मतलब वार के थ्रू अब इसका भी यूनिफिकेशन किया गया। याद है जर्मनी में क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे जब हम लोग पढ़ रहे थे जर्मनी यूनिफिकेशन में। तो यहाँ भी वार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूनिफिकेशन में। द रूलिंग एलाइड्स पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, और जो रूलिंग एलाइड्स लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों को विश्वास था कि अगर इटली का यूनिफिकेशन होता है तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ेगा। तो इसलिए वो लोग सपोर्ट कर रहे थे किसका, किंग विक्टर एमेनुअल सेकेंड का। तो पहले स्टेज में हम ये इसमें क्या पढ़े, ये जाने कि मैजनी के द्वारा पहला कोशिश किया गया, सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके बाद लीड कौन किया, सर्डिया एंड पिडमॉन्ट के किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ओके, हम लोग जान रहे हैं कि इस समय इटली में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो उस समय किंग वहाँ के विक्टर इमैनुअल सेकेंड, और उसके चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर कैबोर। कैबोर, जिस तरह जर्मनी में बिस्मार्क थे, उस तरह इटली में कौन है, कैबोर। ये एक इटली के हम लोग इस टाइम पढ़े हुए माइंड है, और इटली यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया। लीड द मूवमेंट यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, इटली इन्होंने लीड किया इटली को यूनिफिकेशन में। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानना है इसका, नाइदर ए रिवोल्यूशनरी एंड नॉट ए डेमोक्रेटिक, ना ये एक डेमोक्रेटिक थे और ना ये क्रांतिकारी थे। ठीक है ना, ये बंदा एकदम बिंदास था, इसे देशभक्ति और ये सबसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। आप समझ सकते हैं, ये इटली से इटालियन लैंग्वेज से अच्छा फ्रेंच बोलता था। ठीक है, बिलीव थ्रू इकोनॉमी, लेकिन ये किस बेस पे आए, एक तो इम्पॉर्टेंट बेस था इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, कि उनको ये लगता था अगर इटली का यूनिफिकेशन होता है तो इस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होगा। तो बिलीव थ्रू इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट फॉर इटली बी रिवॉर्ड, हम इटली को फिर से स्टार्ट डेवलपमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पे इन्होंने जोर दिया। बिलीव्ड ए यूनिफाइड इटली शुड बी रिवॉर्ड एज मोनार्की, और ये क्या चाहते थे, इटली का जो यूनिफिकेशन हो वो किसके अंडर में, मोनार्की के अंडर में, है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बेचारे चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते। थ्रू ए टेक्टफुल, और इसके लिए उन्होंने थ्रू ए टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, और इसके लिए इन्होंने अलायंस किया किसके साथ, फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस का आप जान रहे हैं कि जैसे इटली का जो साउदर्न पार्ट था उस पर भी इनका
ये फ्रांस का वर्चस्व था। अब फ्रांस एक पावर था, मेटरनिक का स्टेटमेंट याद है आपको, है ना। तो इसलिए फ्रांस का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, तो इन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ। और अलायंस करने के बाद सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। और इस तरह हम देखते हैं फर्स्ट फेज इसी के समय कंप्लीट होता है। जो ऑस्ट्रिया जो नॉर्दर्न पार्ट पे कैप्चर किए हुए थे, उन्होंने उसको वार करके उसको हराया और वो इलाका अपने में मिलाया। ओके, हम लोग पहले भी 3 फेज़ की बात किए थे, 1859 और 59। तो ये वही समय है जब कैवूर ने वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया और इंटीग्रेशन ऑफ लोम्बार्डी। लोम्बार्डी को भी मैप में हम लोग देख सकते हैं। ये पार्ट, ये लोम्बार्डी, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो ऑस्ट्रिया के, ये पार्ट जो है ये ऑस्ट्रिया के अंदर में था, तो ये उनसे छीना गया लोम्बार्डी। ठीक है, तो पहला फेज कंप्लीट हुआ 1859 में। तो इन्होंने एक बड़ा काम किया। लोम्बार्डी बिलीव्ड इन इट शुड बी मोनार्की। हाँ, डिप्लोमिक, हाँ, सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। तो आपने देखा 1859 में वो सक्सेस हुए। तो सक्सेस होने में किसका कौन सा पार्ट फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, तो कौन सा पार्ट मिला, वो है लोम्बार्डी। ओके, इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आगे भी बहुत वर्क करते हैं। ओके, लास्ट गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। इस फेज़ में हम लोग सेकेंड फेज़ का डिस्कस करेंगे, जो इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड फेज़ में इटली का यूनिफिकेशन सबसे ज़्यादा हुआ। गिउसेप्पे गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गिउसेप्पे गैरिबाल्डी यंग इटली से जुड़े हुए थे, एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे। जैसे भारत में एक सुभाष चंद्र बोस एक इम्पॉर्टेंट फेज़ थे मैजनी के बाद। जैसे मैजनी को मैंने गांधी जी से कहा, गांधी जी का मतलब ये मत समझिए कि वो नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे बहुत बड़े, नहीं, वो सब कुछ नहीं। लेकिन हाँ, पॉपुलरिटी की बात की जाए तो उसमें एक पॉपुलर लीडर थे। उसके बाद जो यंग जनरेशन की मैजनी के बाद गैरिबाल्डी आए हैं, जैसे गांधी जी के बाद सुभाष चंद्र बोस आए हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। और इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉल्टियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेप्पे गैरिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। हम देखते हैं लार्ज नंबर, एक बहुत बड़े आर्म वॉल्टियर थे, उनके ये किसके अंडर में थे, गैरिबाल्डी के अंडर में थे। और इसी के बदले इन्हीं लोगों की मदद से उन्होंने, हम देखेंगे साउथ में जो फ्रे मतलब एक दंगा फसाद, मतलब एक अटैक किए, गोरिल्ला वार बहुत माहिर थे ये, गोरिल्ला वार वहाँ पे कराएं, और जिससे वो आगे चल के सक्सेस हुए। तो ही ज्वाइन यंग इटली मूवमेंट 1833। 1860 ये वो फेज़ आया, सेकेंड फेज इसी समय आता है। 1860 they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish rulers। आपको याद होगा सेकेंड फेज़ के बारे में। सेकेंड फेज़ को मैप में हम लोग देखते हैं। ये आपका सेकेंड फेज इंटीग्रेशन 1860 में जो गैरिबाल्डी के द्वारा शुरू हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ परमा, मॉडेना, टस्कनी, नेपल्स एंड सिसिली, अधिकांशतः पार्ट जो है, सबसे बड़ा पार्ट इसी समय कवर किया गया। और मैप में भी देख लेते हैं हम लोग। मैप में ये जो है आपका, ये दिख रहा है आपको मैप, इसमें जो है आपका ये हो गया पामना, मेडेना, टस्कनी, और ये पार्ट हो गया पूरा सिसिलीज। और आपको गैरिबाल्डी ने इसी पार्ट, साउथर्न पार्ट से अटैक किया, यहाँ के लोकल्स को मूवमेंट, और यहाँ के जो मोनार्की थे बोर्बो किंग्स ऑफ स्पेन, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करा के इस पार्ट को आज़ाद कराया और इटली में साथ में मिल गया। शुरू में गैरिबाल्डी इसके साथ नहीं थे, क्या वो मैजनी के सपोर्टर थे और वो रिपब्लिक चाहते थे, लेकिन कैवूर यहाँ इंपॉर्टेंट रोल निभाए और फिर उन्होंने गैरिबाल्डी को अपने साथ मिलाया और इस तरह यहाँ पे रिवोल्ट कराया गया और फिर इसका यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तो अब देख रहे हैं कितना बड़ा पार्ट है और इस पार्ट को जीतने में गैरिबाल्डी का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह ये सेकेंड फेज़ पूरा हुआ, लेकिन थर्ड फेज़ ये पूरा अभी इटली के यूनिफिकेशन में शामिल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो है पूरी तरफ रोमन एम्पायर का पार्ट था और ये जो था ये फ्रांस का पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। तो कई बार स्टार्ट किया गया, लेकिन फ्रांस के इंटरफेयर के कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये थर्ड फेज़ जो है कंप्लीट किया विक्टर इमैनुअल ने ही, जब वो फ्रांस का
जब जर्मनी के साथ जर्मनी और फ्रांस फ्रैंको जर्मन वार स्टार्ट हुआ था, याद होगा आपको 1871 के आसपास। तो उस बीच उन्होंने जब फ्रांस के साथ इन्वॉल्व होने के कारण फिर इन्होंने अटैक करके विक्टर एमैनुअल ने इस पार्ट को अपने साथ मिला लिया। इस तरह हम देखते हैं कि 3 फेज जो है ये कंप्लीट हुआ। ओके, तो इस तरह ग्रिवाल्डी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था इस पूरे पार्ट को मिलाने में। लेकिन हम देखते हैं इलिटरेसी वेयर वेरी हाई, अनवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। साउदर्न पार्ट में या उस पार्ट में हम देखते हैं इटली में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, जिसके कारण वो अनवेयर थे। वो लोग, वहाँ के लोग नहीं जानते थे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, लिबरल, ये सब नहीं जानते थे। वो तो बस गैरिबाल्डी पे विश्वास कर रहे थे वो लोग। और इसलिए हम देखते हैं द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया। वो तो ये इटालिया वर्ड भी नहीं सुने थे, जिसके लिए यूनिफिकेशन किया जा रहा है, वो वर्ड भी नहीं जानते थे, इटालिया यूनिफिकेशन। बिलीव दैट ला टालिया, वो विश्वास करते थे ला टालिया वाज विक्टर एमैनुअल्स वाइफ। वो समझते थे कि इटालिया जो है वो विक्टर इमोलियास की वाइफ है। और समझ सकते हैं कि वहाँ की जनता कितने अवेयर थे, मतलब अवेयर नहीं थे वहाँ की जनता। तो ये सब चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि कॉमन पीपल्स इसमें बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन गैरिबाल्डी जो मैजनी के सपोर्टर थे वो भी रिपब्लिक चाहते थे, लेकिन बाद में इटली की यूनिफिकेशन के नाम पे वो कैवूर के साथ आए और फिर मिलके साउदर्न पार्ट को कैप्चर किए। और फिर लास्ट में इटली यूनिफिकेशन में विक्टर एमैनुअल ने उस लड़ाई के थ्रू फ्रांस को हटा के पोप वाला जो इलाका है वो उसमें शामिल कर लिया। इस तरह अगर हम देखें तो ये इसका इटली का पूरा मैप, ये पुराना मैप था 1858, और फिर इटली का यूनिफिकेशन इस तरह ये पूरा कंप्लीट हुआ। ओके, आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके, बाय।